नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज अपन बात करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल पर है, यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अपलोड करते हैं और जो किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी के बारे में भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है साथियों, तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की हमारे वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट करके हमें उसके बारे में अवश्य अवगत करवाएं। ठीक है साथियों, अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। आज का अपना टॉपिक है मौर्यकालीन प्रशासन। आज अपन इसके बारे में संपूर्ण तरीके से जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। ठीक है साथियों, अब देखो, अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मौर्य प्रशासन के स्तर क्या थे, क्या था, उन्होंने वो किस तरह से उन्होंने अपने प्रशासन को मैनेज कर रखा था और क्या उसमें किस प्रकार के क्या पद थे, जिस वजह से अपन कह सकते हैं जो मौर्यकालीन प्रशासन था उस समय विश्व का सबसे बड़ा प्रशासन था अपने काल के समय का। तो अब चलिए अपन इसकी बात करते हैं। पहला है प्रशासन का स्तर। इसमें प्रशासन के स्तर को उन्होंने 4 भागों में बांट रखा था। पहला था केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था प्रांतीय प्रशासन, तीसरा था नगरीय प्रशासन और चौथा था ग्रामीण प्रशासन। ये थे इनके प्रशासन के स्तर। अब उसके बाद में था सैनिक प्रशासन की, यहाँ पर पूरी सेना का प्रशासन कैसे किया जाता था। फिर था राजस्व प्रशासन और राजस्व प्रशासन के बाद था यहाँ का न्यायिक प्रशासन। ठीक है साथियों, अब इनकी अपन आगे चर्चा करते हैं। पहला है स्रोत, कि हमें ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें इन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला तो अपने को अशोक के अभिलेखों से मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है और उसके बाद में अपने को ये इंडिका जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इससे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अर्थशास्त्र जो किसका लिखा हुआ था, कौटिल्य का लिखा हुआ था, इससे अपने को ये मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, जो जूनागढ़ का अभिलेख है ना, वहाँ से भी अपने को मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रशासन के स्तर अभी आपको बताए थे, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। अब इनकी चलो अपन देखते हैं प्रशासन की विशेषताएं। अब देखो, विशेषताओं में क्या था, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। मौर्य शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। ठीक है, शासन की अधिकांश शक्तियां केंद्र के पास थी। शासन की ज़्यादा शक्तियां किसके पास थी, केंद्र के पास थी। ठीक है साथियों, प्रांत, मंडल और ग्राम प्रशासन के पास सीमित शक्तियां थी। मतलब अधिकतर शक्तियां केंद्र के पास थी। ये जो प्रांत, मंडल, ग्राम था ना, इनके पास थोड़ी कम शक्तियां थी। और इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो ये फ्लीट और ये फुशमैन के मत का आंशिक खंडन किया गया है। स्थानीय प्रशासन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जॉर्ज फिंटन तथा ये फुशमैन है, इन्होंने इस बात का खंडन किया है कि ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ये सभी के साथ सभी की अपनी जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बात करते हैं शासन व्यवस्था का स्वरूप। अब भंडारकर के अनुसार शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप था। चंद्रगुप्त के समय पुलिस राज्य था। ठीक है, अशोक ने राजकीय निरंकुशतावाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अब इसके बाद में बात करते हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य क्या होते थे, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और किसे लोक कल्याणकारी राज्य माना गया है मौर्य प्रशासन के समय। अब देखो, लोक कल्याणकारी राज्य में क्या है, इसमें मौर्य प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना था। ठीक है, अब देखो इसके पक्ष के तर्क दिए जाते हैं। अब इसमें है प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है। यह कथन अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र किसका लिखा हुआ है, कौटिल्य का लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अब इसमें आगे का पॉइंट देखते हैं। राजा पिता के समान जनता की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य करता है। ठीक है साथियों, अब इसमें आगे है समस्त प्रजा मेरी संतान है। यह विचार कलिंग प्रत्यक शिलालेख में मिलता है
और सर्वजन का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। ठीक है साथियों, इसका उल्लेख भी 6वें शिलालेख में किया गया है। अब निष्कर्ष के तौर पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उपरोक्त तर्कों के आधार पर माना जाता है कि अशोक का राजत्व पितृतुल्य या पैतृक था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण था। ये ऐसे बता रहा है कि जो अशोक का राज्य था ना, जो शासन करने का तरीका था ना, वो पितृतुल्य था, वो पिता के समान था और वो राजा को अपने एक बच्चे की तरह मानता था। ठीक है साथियों, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जन कल्याण करना था। मौर्यकालीन प्रशासन विश्व में सबसे संगठित प्रशासन व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। केंद्रीय प्रशासन इसका सबसे शक्तिशाली भाग था। ठीक है साथियों, राजा, प्रशासन, सेना, न्याय और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है साथियों, अब एक रोमिला थापर का मत है, ये देख लेते हैं। रोमिला थापर क्या कहते हैं? रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य का शासन त्रिस्तरीय में था। पूर्ण एक रूपता में पूर्ण एकीकृत व्यवस्था का अभाव था। ये ऐसे बोल रहे हैं रोमिला थापर की, ये 3 स्तर में बटा हुआ था और इसमें पूर्ण एकीकृत व्यवस्था का अभाव था। अब पहला है, ये बता रहे हैं परिधि के अंदर। परिधि के अंदर में क्या था? इसमें जनजातीय और आदिवासियों के क्षेत्र शामिल थे। इस क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं हुआ था और इनके संसाधनों का भी व्यापक दोहन किया जाता था। जैसे कि ये मान लेते हैं अपन, ये किला है, ठीक है, तो रोमिला थापर का कहना है कि सबसे मजबूत भाग ये ही था जिसमें नाभि केंद्र है। नाभि केंद्र में ये मगध, पाटलिपुत्र, नौकरशाही केंद्र, ये शासन की सारी शक्तियाँ केंद्रित यहीं पर थी। अब दूसरा है कोर भाग। अब कोर भाग में क्या? राज्य का स्वरूप विकसित क्षेत्र कलिंग, अवंती, गंधार, सौराष्ट्र आदि व्यापार के केंद्र थे। और ये है परिधि भाग। ये परिधि भाग, ये जनजाति और आदिवासी लोग जो जैसे कि जो बाहर की साइड थे, उनके बारे में उनके बारे में इस क्षेत्र के लिए बताया गया है और ये संसाधनों का दोहन अधिक होता था। अब है देखो यहाँ पे कोर क्षेत्र है। कोर क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ऐसे क्षेत्र जो राज व्यवस्था के रूप में विकसित नहीं हो, इनके प्रमुख केंद्र थे कलिंग था, अवंती था, गंधार था, सौराष्ट्र था, आंध्र था। ये व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। और नाभि केंद्र अभी आपको बताया है, मगध और पाटलिपुत्र इसका प्रमुख केंद्र था। वहाँ नौकरशाही केंद्र प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। शासन की अधिकांश शक्तियाँ यही केंद्र थी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं देखो मौर्यकालीन प्रशासन के सप्तांग सिद्धांत की। अब क्या था मौर्यकालीन प्रशासन का सप्तांग सिद्धांत? मौर्यकालीन प्रशासन सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को कि ये सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था? इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और 6वें अधिकरण मंडलियोनि से प्राप्त होता है। और मनुस्मृति और महाभारत में इसकी तुलना मानव शरीर से की गई है। ठीक है साथियों, मनुस्मृति और महाभारत में इसकी तुलना मानव शरीर से की गई है। इसके सप्त प्रकृति सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसके साथ प्रमुख जैसे स्वामी था राजा, और ये मान लिया इसको सिर को। ठीक है, और उसके बाद में अमात्य होते थे मंत्री, उनको मान लिया आँखों को। ठीक है, ये इधर एक आदमी के शरीर का निर्माण हो रहा है और इधर इनका अर्थ है और ये हैं इनके अंग। अब है जनपद, भूमि एवं प्रजा, और ये मान लिया पैर को। और दुर्ग, ये है सुरक्षा व्यवस्था, ये मान लियो भुजा को। और उसके बाद में है कोष, मान लिया आर्थिक शक्ति को, और इसमें मानव शरीर की तुलना मान ली मुख को। और दंड और सेना और न्याय व्यवस्था मान लिया मस्तिष्क को। और मित्र मान लिया विदेशी मित्र, और राष्ट्र इसमें मान लिया कान को। अब देखो इसमें क्या है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। साथियों इनका थोड़ा क्रम याद रखना आप। ठीक है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है साथियों, राजा, मंत्री, प्रजा, सुरक्षा, धन, सेना, मित्र। और सप्तांग अंग की 7 प्रकृतियां। राज्य की शक्ति किसी एक अंग पर नहीं बल्कि 7 अंगों के संतुलन पर निर्भर करती थी। कौटिल्य के अनुसार स्वामी राजा सबसे महत्वपूर्ण अंग था, लेकिन किसी भी अंग के कमजोर होने पर राज्य कमजोर हो जाता था। ठीक है साथियों, कौटिल्य के अनुसार स्वामी राजा सबसे महत्वपूर्ण अंग था, लेकिन किसी भी एक के कमजोर होने पर राज्य कमजोर हो जाता था। जैसे कि शरीर का अगर कोई एक अंग अपना कमजोर हो जाए, तो ऐसे जैसे मान लो कि अपना पेट दुखने लग जाए तो अपना पूरा शरीर ही कमजोर हो जाएगा। वैसे ही ये सिद्धांत था,
कौटिल्य का भी यही कहना था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में क्या था क्या नहीं था। अब केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले था सम्राट। ठीक है, सम्राट का इसमें क्या स्वरूप था ये देखते हैं अपन। देखो, मौर्य शासकों ने राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है और न ही उन्हें अनुरूप उपाधियां धारण की। ठीक है साथियों, परंतु अशोक और दशरथ ने स्वयं को देवानंद प्रिय, देवताओं को प्रिय तथा अशोक ने देवानंद प्रिय, प्रियदर्शी कहा है। ठीक है, स्वयं को कहा है इन्होंने देवानंद प्रिय, देवताओं को प्रिय और देवानंद प्रिय यानी प्रियदर्शी कहा है। अब आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, ये उपाधियां अशोक ने धारण की थी चक्रवर्ती सम्राट की। कौटिल्य ने राजा की तुलना इंद्र और यम जैसे देवताओं से की। ये साथियों पूछ सकते हैं, कौटिल्य ने राजा की तुलना किससे की है? इंद्र से और यम से की है। ठीक है साथियों, इसका अर्थ यह नहीं है कि राजा स्वयं देवता है, बल्कि राजा देवताओं के समान आदरणीय और उत्तरदायी शासक माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा देवता है, वो राजाओं के समान है, वो देवताओं के समान आदरणीय और उत्तरदायी शासक माना जाता है। अब बात करते हैं राजा की शक्तियों के बारे में। राजा निरंकुश और सर्वशक्ति संपन्न था। ठीक है साथियों, उत्तराधिकारी के स्पष्ट नियमों का अभाव था, लेकिन वंशानुगत उत्तराधिकारी सामान्य परंपरा थी। कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन से संबंधित प्रमुख शक्तियां राजा के पास थी। ठीक है साथियों, अब महत्वपूर्ण क्या है इसमें, आधुनिक अर्थों में अलग विधायिका नहीं थी। न्याय ही प्रशासन, न्याय और शासन का सर्वोच्च केंद्र था। ठीक है साथियों, राजा ही प्रशासन का सबसे ऊंचा केंद्र था, न्याय और शासन का सर्वोच्च केंद्र था। और राजा की दिनचर्या और सुरक्षा के बारे में अब देखो, कौटिल्य ने राजा के लिए अत्यधिक कठोर समयबद्ध दिनचर्या निर्धारित की थी। राजा के लिए दिन और रात के 8-8 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षिकाएं नियुक्त थी। ठीक है साथियों, अब इसके बाद देखते हैं राजा की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। अब केंद्रीय प्रशासन में अपन वापस देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या नहीं थी। ठीक है, पहला था इसमें अमात्य वर्ग। अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन में एक अमात्य वर्ग कोई पद था, क्या था, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अमात्य वर्ग क्या था? ठीक है साथियों, अमात्य मौर्य प्रशासन के उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। ये मौर्य प्रशासन का उच्च प्रशासनिक अधिकारी था। इसका कार्य शासन, प्रशासन, न्याय, कर व्यवस्था और विभिन्न विभागों का संचालन करना था। ठीक है साथियों, कौटिल्य ने इन्हें राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना है। भाई, उच्च प्रशासनिक अधिकारी है तो महत्वपूर्ण अंग तो होगा ही। इसकी नियुक्ति उपदा परीक्षण के आधार पर की जाती थी। उपदा परीक्षण क्या होता था ये देखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और भय के आधार पर एक पात्रता एवं चरित्र परीक्षा होती थी, उसको क्या बोलते थे? उपदा परीक्षण बोलते थे। और अब है ये होते थे अमात्य। अब देखते हैं अमात्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था और क्या क्या उनके काम थे। अब है प्रथम श्रेणी के अमात्य। इनका वार्षिक वेतन 48,000 पण होता था। ये प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। जो प्रथम श्रेणी के अमात्य होते थे वो प्रशासन के सर्वाधिक अधिकार के अमात्य होते थे। अब इसके बाद में विभागों के शीर्ष अधिकारी महामात्र कहलाते थे। जो अमात्य होते थे, जो किसी विभाग का शीर्ष अधिकारी होता था, उसको क्या कहते थे? उसको महामात्र कहते थे। ठीक है साथियों, मेगस्थनीज ने इन्हें सिम्बुलोई कहा है। मेगस्थनीज ने इन्हें क्या कहा है? सिम्बुलोई कहा है। मेगस्थनीज ने जो प्रथम श्रेणी के अमात्य होते थे उनको सिम्बुलोई कहा है। ये सम्राट के प्रमुख सलाहकार और नीति निर्माण में योगदान करते थे। अब है द्वितीय श्रेणी के अमात्य। इनका वार्षिक वेतन 10,000 पण था। ये प्रांतीय एवं उच्च प्रशासन के कार्यों का संचालन करते थे। ये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के अधीन कार्य करते थे। ये पहली श्रेणी के अधीन थी। दूसरी श्रेणी ये इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, दूसरी श्रेणी के। ठीक है साथियों, और ये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के अधीन कार्य करते थे। इनके प्रमुख पदाधिकारी जैसे समाहर्ता, सिंधी दाता, प्रादेशिक अधिकारी आदि शामिल किए जाते थे। अब अपन बात करते हैं तृतीय श्रेणी के अमात्य। अब तृतीय श्रेणी के अमात्य कौन थे? इनका वार्षिक वेतन कितना था? 1,000 पण था।
यूनानी स्रोत में इन्हें मजिस्ट्रेट भी कहा जाता था। ठीक है, ये विभागाध्यक्षों के अधीन कार्य करते थे। विभिन्न विभागों के संचालन हेतु लगभग 26 से 28 अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। सेना के लिए भी अलग सेनाध्यक्ष नियुक्त होता था। प्रथम श्रेणी के अमात्य थे, ठीक है साथियों, प्रथम श्रेणी के अमात्य थे, उनका क्या काम था? नीति निर्माण का। और जो द्वितीय श्रेणी के अमात्य थे उनका क्या काम था? प्रशासन संचालन का। और जो तृतीय श्रेणी के अमात्य थे उनका क्या काम था? विभागीय कार्यान्वयन। अब ये थोड़ा सा याद रखना, देखो प्रथम श्रेणी का क्या? नीति बनाना, दूसरे का उसको नीति को चलाना, प्रशासन को चलाना, और तृतीय का था विभागीय कार्यबंध। ठीक है साथियों। अब अमात्य कौन थे? अमात्य राजा के उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, जो आपको अभी पहले बताया था। आज के समय के IAS अधिकारी उच्च विभागीय एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वैसे ही मौर्य काल में अमात्य होते थे। ठीक है साथियों, आप समझ गए आप। अब है अमात्यों को कार्य: राजा के शासन संबंधी सलाह देना, विभिन्न विभागों का संचालन करना, कर व्यवस्था को संभालना, न्याय व्यवस्था में सहायता करना, प्रांतों और जिलों के प्रशासन की निगरानी करना। अब इसके बाद में अमात्य के बाद में एक होते थे तीर्थी। तीर्थी क्या होते थे? इनके बारे में बात करते हैं। मौर्य प्रशासन में तीर्थी राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थी महापात्रों का उल्लेख मिलता है। ये विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी होते थे, जो सीधे राजा के अधीन कार्य करते थे। ठीक है साथियों, ये सीधे राजा के अधीन कार्य करते थे। पहला है तीर्थी क्रमवर, ये इनका क्रम देख लेते हैं। पहला होता था मंत्री और पुरोहित। मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित क्या होता था? धर्म संबंधित प्रमुख अधिकारी होता था। उदाहरण के लिए कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था, और ये राधागुप्त ये था अशोक के समय का। फिर है समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, राज्य का बजट तैयार करता था, आय व्यय का ब्यौरा तैयार करता था। ठीक है साथियों, जैसे कि अमात्य में तो मान लेते हैं कि अपन आज के समय के सरकारी कर्मचारी, उस समय के जो आज के समय सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपन मान लेते हैं ये हैं अपने अमात्य। और अब ये जो मंत्री वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं? ये हैं सारे तीर्थी। अब है शिनीदाता, ये कोषाध्यक्ष होता था और राजकोष का प्रबंधन करता था। अब इसके बाद में होता था सेनापति। सेनापति ये होता था सेना प्रमुख, संपूर्ण सेना का प्रमुख होता था। और फिर होता था युवराज, उत्तराधिकारी, प्रशासन प्रशिक्षण प्राप्त करता था। और फिर होता था प्रेदेष्टा। प्रेदेष्टा में क्या होता था? अपराध न्याय का अधिकारी। और फिर होता था कंठशोधन न्यायालय से संबंधित होता था ये प्रेदेष्टा। और फिर होता था नायक, सेना का संचालन करने वाला होता था। और फिर होता था कर्मांतिक, ये उद्योग धंधों का प्रमुख होता था। फिर होता था व्यवहारिक, धर्मस्थली दीवानी और न्यायालयों का न्यायाधीश। अब इसके बाद में था ये मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष का होता था मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। फिर होता था दंडपाल, ये होता था सैनिक सामग्री का प्रबंधन करने वाला। और फिर होता था ये अनंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षण करने वाला। और फिर होता था दुर्गपाल, आंतरिक दुर्गों का संरक्षण करने। ये थोड़ा ध्यान रखना, अंतपाल क्या करता था? जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे उनका संरक्षण करने वाला। और दुर्गपाल क्या होता था? आंतरिक दुर्गों का संरक्षण करने। इसके बारे में कोई एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अंतपाल कौन होता था। उसमें यह भी आ सकता है कि आंतरिक दुर्ग का संरक्षण करने वाला, सीमावर्ती दुर्ग का संरक्षण करने वाला, बाहरी दुर्ग का संरक्षण करने वाला, और या ये सभी, या अन्य कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अंतपाल होता था जैसे सीमा का ये अंत है, अंत में मतलब सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षण करने वाला। और दुर्ग मतलब आंतरिक दुर्गों का संरक्षण करने वाला। और फिर होता था नागरिक, नगर का प्रमुख प्रशासक। और फिर होता था प्रशासता क्या होता था? राजकीय आदेशों या अभिलेखों का लेखा जोखा रखने वाला। फिर होता था द्वारिका, राजमहल के कर्मचारियों का प्रभारी। फिर होता था अंतःवर्षिक क्या होता था? राजा के अंग रक्षकों का प्रधान अधिकारी। फिर उसमें क्या होता था? आठवीं में क्या होता था? वन विभागों और वन क्षेत्रों का अधिकारी। अब एक बात ये केंद्रीय प्रशासन की है, इसमें अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रमुख अध्यक्ष तृतीय श्रेणी अमात्य। तृतीय श्रेणी अमात्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। उनका वार्षिक वेतन 1000 पर्ण होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लगभग 26 से 28
अध्यक्षों का उल्लेख किया गया। अब अपनी ये तृतीय श्रेणी में कौन कौन से अध्यक्ष थे अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, 26 से 28 माना गया। अब है कोषागार अध्यक्ष, ये होता था भंडार गृह गोदाम का अध्यक्ष। ठीक है साथियों, फिर है लक्षणाध्यक्ष, ये होता था मुद्रा एवं राजकीय प्रतीकों का अधिकारी। ये साथियों ये आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि लक्षणाध्यक्ष क्या होता है, मुद्राध्यक्ष क्या होता है, पणियाध्यक्ष क्या होता है, कुपाध्यक्ष क्या होता है। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। और फिर है मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष से तो देखो समझ में आ रहा है सीधा सीधा, टकसाल मुद्रा निर्माण और राजकीय मोहरों का अधिकारी। और फिर है पणियाध्यक्ष, व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष। पणियाध्यक्ष क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष। और फिर ये कुपयाध्यक्ष। कुपयाध्यक्ष क्या है, वन एवं बहुमूल्य वनोपज से निर्मित वस्तुओं का अधिकारी। और फिर होता था पत्नोवाध्यक्ष, माल पोत का अधिकारी। ये पोतवाध्यक्ष, ये मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर होता है शुल्काध्यक्ष, ये चुंगी सीमावर्ती के कर वसूलने। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा गया है। और सूत्राध्यक्ष में क्या होता था, वस्त्र उद्योगों का अधिकारी। और आयुधागाराध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष में क्या है, अस्त्र शस्त्रों का रख रखाव का अधिकारी। फिर है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष में क्या है, राजकीय कृषि भूमि का अधिकारी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सीताध्यक्ष में क्या है, राजकीय कृषि भूमि का अधिकारी। और फिर है सूराध्यक्ष, आबकारी विभाग में आबकारी विभाग का अधिकारी था सूराध्यक्ष। ठीक है, समझ जाओ आप। सूनाध्यक्ष बुचड़ खानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। और ये है आकाराध्यक्ष, होता था खान विभाग का अध्यक्ष। और विविधता अध्यक्ष होता था, ये होता था चारागाहों का अधिकारी। और ये नवाध्यक्ष होता था नौ परिवहन यानी जल परिवहन का अधिकारी, नाव परिवहन से जुड़े। ये गणिकाध्यक्ष होता था, ये गणिका एवं विषयों का निरीक्षण का अधिकारी होता था। और फिर है संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक संस्थाओं या बाजार की व्यवस्था का अधिकारी। फिर है लवणाध्यक्ष, ये नमक विभाग का अधिकारी होता था। फिर है मुद्राध्यक्ष, ये पासपोर्ट अधिकारी होता था, यात्री बिना अनुमति एवं आगमन नियंत्रण का अधिकारी। नोट अर्थशास्त्र में मुद्राध्यक्ष के संबंध में राजकीय मोहर और आगमन नियंत्रण दोनों को जोड़ा जाता है। और फिर है स्वर्णोध्यक्ष, ये होता था स्वर्ण उत्पादन के संबंधित उसकी शुद्धता का जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जैसे बोला जाता था स्वर्णाध्यक्ष। और फिर है हस्तियाध्यक्ष, हाथियों की देखभाल और प्रशिक्षण करने वाला अधिकारी। और फिर है बंदरगाह अध्यक्ष, ये बंदनागार अध्यक्ष में है ये कारागार जेल का अधिकारी। और फिर है देवता अध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अधिकारी। लोहाध्यक्ष, कुछ तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनसे, और जो नहीं पता चल रहा है जैसे सीता किससे था, सीताध्यक्ष क्या था, सीताध्यक्ष जैसे कि जो सरकारी ज़मीन थी ना उसका ध्यान रखने वाला। ठीक है। और उसके पतनाध्यक्ष में ये बंदरगाहों का अधिकारी होता था। और ये दुग्धाध्यक्ष में दूध से संबंधित होता था। और मानाध्यक्ष में ये थोड़ा मानाध्यक्ष का ध्यान रखना भाई, दूरी समय माप आदि के बारे में जानकारी रखता था। और फिर है अक्षपटलाध्यक्ष में होता है महालेखाकार और मुख्य लेख अधिकारी। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, महामात्रा क्या है, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है। अब है गुप्तचर और महामात्र प्रश्न और प्रसार। महामात्र गुप्तचर एवं खुफिया विभागों के संबंधित जानकारी रखता था। अध्यक्ष होता था विभाग का प्रमुख, महामात्र होता था उच्च प्रशासनिक अधिकारी, अमात्य होता था प्रशासनिक अधिकारी, और तृतीय होता था सर्वोच्च उच्च अधिकारी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय सामान्य परिचय अपन इसका देख लेते हैं क्या है। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 चक्र थे और अशोक के समय 5 प्रांत थे। प्रांतों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर द्वारा संचालित होता था। यह पद सामान्यतः राजकुमारों, यह पद प्रांतीय गवर्नर का पद किसका मिलता था, राजकुमारों, युवराजों और आर्यपुत्रों को दिया जाता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह पद राज परिवार के बाहर भी योग्यता के आधार पर दिया जाता था। जैसे कि कोई राज परिवार के अलावा कहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति है, उसमें इन पदों की योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसको ये पद दे दिया जाता था। उसके बाद में है प्रांतीय अधिकारी, समय समय पर स्थानांतरण एवं निरीक्षण किया जाता था। फिर है नौकरशाही की निगरानी रखने हेतु तार नामक अधिकारी को नियुक्ति की जाती। नौकरशाही की निगरानी रखने के लिए तार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अब मौर्यकालीन प्रमुख प्रांत देखते हैं। अब पहला इसमें उत्तरापंथ की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, और शासक कौन था यहाँ का, कुमार। अब उसके बाद में है इसमें अवंती।
अवंती में कौन है, राजधानी क्या है, उज्जैनिया या उज्जैन। शासक कौन था इसका, कुमार। और प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था इसका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का प्रमुख अधिकारी होता था राष्ट्रीय। और अब इसके बाद में देखते हैं प्राची या मध्य प्रदेश, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र। शासन कौन था करता था यहाँ पर, स्वयं सम्राट करते थे। और प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन था इसमें, कौशाम्बी। और प्रमुख अधिकारी कौन था यहाँ पर, महामात्र। और अब इसके बाद में देखते हैं कलिंग। कलिंग के समय कौन सी थी, राजधानी कौन सी थी, तोसली। शासक कौन था, राजकुमार। और प्रमुख यहाँ का प्रशासन केंद्र किसके पास था, ये था समापा के पास। और अब है दक्षिणापंथ, राजधानी कौन थी, श्रवणगिरी। शासन कौन था, आर्यपुत्र। प्रमुख शासनिक केंद्र कौन सा था इसमें था इशिला। ठीक है साथियों, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। ये मनेश्वर मध्य प्रदेश अभिलेख के अनुसार अशोक ने उज्जैन की यात्रा के दौरान कुमार राजकुमार को कौशाम्बी के नाम पर एक अध्यादेश जारी करवाया। वो अध्यादेश क्या था, एक अभिलेख में कुमार तथा दूसरे में आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। ये पनगुडरिया अभिलेख बंधुनी मध्य प्रदेश में संकेत मिलता है कि अशोक उज्जैन का प्रांतपति रहा है। ठीक है साथियों, अब उत्तरपंथी की राजधानी तक्षशिला और अवंती की उज्जैनिया, प्राची की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली और दक्षिण पंथ की स्वर्णगिरी। ये राजधानियां थोड़ी सी आप देख लेना। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, देखो मौर्य प्रशासन की जो राज व्यवस्था थी ना, उसमें सबसे ऊपर कौन था, सम्राट था। सम्राट ने इसको देखो चक्कर में बांट रखा था। अब इसमें इस चक्कर में क्या थे, प्रांतों में क्या क्या था एक तो ये नगरीय और एक प्रशासनिक केंद्र महामात्य और एक था यहाँ पर मंडल। अब मंडल का क्या था, देखो मंडल में था एक तो आहार विषय थे, इसमें एक जनपद के विषय थे और एक ये सीमांत विषय थे। अब फिर आ गया ग्राम, आहार में थे ग्राम और ग्राम में ये थे संग्राहक। इसमें 10 गांव थे, जो 10 गांवों का समूह होता था उसको बोलते थे संग्राहक। और ये खारवाटिका जो 200 गांवों का समूह है और द्रोणमुखी 400 गांवों का समूह और स्थानीय था 800 गांवों का समूह। ठीक है साथियों, इस हिसाब से इन्होंने अपने प्रशासन को बांट रखा था। अब है नगर प्रशासन, इसके अपन देखते हैं स्रोत। इसमें क्या है, देखो मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन में सर्वाधिक जानकारी मेगस्थनीज से प्राप्त हो। नगर प्रशासन की जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन के अधिकारियों को नागरिक एवं पौर या पुराध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में नागरिक अधिकारियों को पूरा या पौर या पुराध्यक्ष कहा जाता था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नगर प्रशासन की संरचना क्या थी। मेगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में 30 अधिकारियों द्वारा संचालन होता था। एक नगर का संचालन करने के लिए 30 अधिकारी नियुक्त थे। इन 30 अधिकारियों की 6 समितियों में विभाजित कर दिया गया। इन 30 अधिकारियों को 6 भागों में बांट दिया और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे और इसलिए 6 × 5 × 30 अधिकारी हो गए। ठीक है, और यूनानी स्रोतों ने इस अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा है। एस्टिनोमोई नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, नगर प्रशासन की 6 समितियां थी। प्रथम समिति इसमें क्या था, उद्योग और शिल्प आते थे। अब उद्योग धंधों की देख रेख करते थे, मजदूरी दर निर्धारित करते थे और कार्य समय और कार्य व्यवस्था का निर्धारण करते थे। ठीक है, जो अभी ऊपर 6 समितियां बताई है उनमें नगर प्रशासन की 6 समितियों में पहली थी प्रथम समिति। अब बात करते हैं दूसरी समिति की। दूसरी समिति में क्या था, देखो दूसरी समिति में था जनगणना समिति, जो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी, जनगणना का कार्य करती थी, जनसंख्या संबंधित आंकड़े तैयार करती थी। और उसके बाद में है तृतीय समिति। तृतीय समिति में विदेश समितियां विदेशियों की देखभाल करती थी, उनके आवास, सुरक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करती थी, मृत्यु होने पर उनकी संपत्ति और उनके अधिकारियों तक पहुंचाती थी। और इसके बाद में बात करते हैं चतुर्थ समिति की। व्यापारी गतिविधियों की निगरानी करता था, बाजार व्यवस्था नियंत्रित करती थी और व्यापारियों नियमों का पालन करवाती थी। और फिर है पंचम समिति। पंचम समिति में क्या था, उद्योग एवं विक्रय निरीक्षण समिति निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करती थी, बाजार में मिलावट रोकती थी, विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण करती थी। और फिर है छठवीं समिति। छठवीं समिति में तो क्या था, विक्रय कर और शुल्क और ये वसूलती थी, कर चोरी रोकती थी, कर चोरी करने वालों को कठोर दंड देती थी और गंभीर मामलों में मृत्यु दंड की भी घोषणा कर सकती थी। अब एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, अब देखो गोपा होता था गांव का अधिकारी।
अधिकारी गांव के स्तर पर जनगणना एवं अभिलेख तैयार करता था। अब गोपा के बारे में अगर और कुछ दे दिया तो वो मत बताना, वो कोई उन जो गोपा होता था उसका यही काम था। अधिकारी गांव के स्तर का होता था जो जनगणना और अभिलेख तैयार करवाता था, जो जनगणना में मदद करता था और अभिलेख तैयार करवाता था, उसका इतना ही काम था। पशुओं की गणना भी समय समय पर करवाई जाती थी और नागरिक, नगर का प्रमुख प्रशासक और पौर एवं पुरातन नगर व्यवस्था का अधिकारी। और अब देखो इसमें है उद्योग, जनगणना, विदेशी व्यापार निरीक्षण और कर। अब इसमें है मंडल और ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में सबसे नीचे क्या था? मंडल था। मंडल एक प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था। ठीक है, प्रादेशिक मंडल के अधीन आने वाले भाग, आहार विषय, जनपद के कार्यों का निरीक्षण किया जाता था। वह इन कार्यों की रिपोर्ट समाहर्ता को भेजता था। ये किसको भेजता था रिपोर्ट? मंडल किसको भेजता था? ये भेजता था समाहर्ता को। ठीक है साथियों। और फिर है आहार विषय व जनपद। ये क्या थे? आहार है जिला का प्रमुख अधिकारी आहारपति कहलाता था। मेगस्थनीज ने उसे एग्रोनोमोई नाम अधिकारियों का उल्लेख किया है। इसका कार्य राजमार्गों, दूरी मापने और सार्वजनिक सुविधाओं की देखरेख करना था। ये काम किसका था? राजमार्गों की दूरी मापना, सार्वजनिक सुविधाओं की देखरेख करना, ये कार्य किसका था? आहारपति का था। आहारपति कौन होता था? जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। आज के समय जैसे डीएम होता है, उस समय का ये आहारपति आज के समय का डीएम है। जो आज डीएम है ना, उसको अपन आहारपति भी बोल सकते हैं। अब है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन, ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी सामान्यतः जनता द्वारा चुना जाता था। यह वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता था। ग्रामीणी के कार्य भूमि व्यवस्था बनाए रखना और ग्रामवृद्ध परिषद को सलाह लेकर ये न्यायिक निर्णय करना, कृषकों की भूमि और राजस्व एकत्रित करना, सिंचाई व्यवस्था का ध्यान रखना। अब प्रशासनिक क्रम ऊपर से नीचे। सबसे पहले था सम्राट, सम्राट के बाद में था प्रांतपति, प्रांतपति के बाद था प्रादेशिक, प्रादेशिक के बाद था गोपा, गोपा के बाद में था ग्रामीणी। ठीक है साथियों, यह प्रशासनिक नियंत्रण का सामान्य क्रम था। अब है गाँवों की श्रेणियाँ। अब पहला है संग्रहण। 10 गांवों का समूह है। इसका प्रमुख होता था गोपा, जो जनगणना करवाने में सहायता करता था। अब देखो गोपा के कार्य है ना, ये लेखपाल के रूप में कार्य करता था। मालगुजारी राजस्व का रिकॉर्ड रखता था, जनगणना करवाता था, विदेशियों का विवरण रखता था, परिवारों का निरीक्षण करता था, ग्राम सभाओं कार्यों का लेखा जोखा करता था। ये सारे काम थे किसके? गोपा के। और फिर है ये खारवटिका। खारवटिका में 200 गांवों का समूह होता था। इसमें लगभग 20 गोपे कार्य करते थे। ठीक है साथियों, खारवटिका में। अब है द्रोणमुखी। 400 गांवों का समूह होता था। गोपा और स्थानीय के कार्यों का निरीक्षण प्रादेशिक करता था। अब है स्थानीय। इसमें 800 गांवों का समूह होता था। इसका प्रमुख स्थानीय कहलाता। स्थानीय के क्या कार्य थे? जिले के प्रमुख अधिकारी के रूप में और ये कर वसूलना और प्रशासन व्यवस्था बनाए रखना। अब ये याद करने का, मैं तो देखो ग्रामों का क्रम याद से पहला था संग्रहण और खारवटिका और द्रोणमुखी और स्थानीय, ये क्रम था। इसमें 10, 200, 400, 800। गोपा कोई ग्राम रक्षक नहीं था। मौर्य प्रशासन में गोपा लेखा जोखा राजस्व अधिकारी था, जो जनगणना और भूमि अभिलेखों, ग्राम संबंधित प्रशासनिक कार्य देखता था। ये कोई ग्राम रक्षक कार्य नहीं था। अब है न्याय के प्रकार। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था बहुस्तरीय थी। अब न्याय व्यवस्था का प्रमुख क्रम था, पहले सम्राट न्याय करता था, फिर जनपद, फिर द्रोणमुखी, फिर संग्रहण, फिर ग्राम और ग्रामीणी। सर्वोच्च ये न्याय का अधिकारी जो संस्था थी वो थी सम्राट, और निम्न जो थी ग्राम और ग्रामीणी। प्रमुख न्याय। अब कंठ शोधन न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, इसका संबंध आपराधिक मामले में इसका संचालन मुख्यतः प्रेदेष्टा या प्रादेष्ट करता था। इसमें निम्नलिखित कार्यों के सुनवाई होती थी, जैसे कोई मारपीट का मामला हो, चोरी का मामला हो, लूटपाट का मामला हो, हत्या, डकैती, राजद्रोह, इन सब के अगर इन सब से संबंधित जुड़ा हुआ अगर कोई भी मामला है ना, तो वो कंठ शोधन न्यायालय, फौजदारी न्यायालय में मामला जाएगा। अब इसके बाद में है धर्मस्थलीय न्यायालय और दीवानी मामले। इनका संबंध नागरिक और वित्तीय मामलों से था। इनका संचालन व्यवहारिक अधिकारी करता था। इनमें निम्न मामलों की सुनवाई होती थी। अब संपत्ति का विवाद हो, और कोई ऋण संबंधित विवाद हो, और कोई पारिवारिक विवाद हो, ये सारे धर्मस्थलीय न्यायालय और दीवानी न्यायालयों में होता था। और व्यापारिक ये विवाद और उत्तराधिकारी विवाद संबंधित ये सारे इस न्यायालय में देखे जाते थे। अब है कानून के स्रोत। चष्टुपादन कानून।
कानून कौटिल्य में कानून के 4 स्रोत बताएं। पहला है धर्म, धार्मिक नियमों और नैतिक सिद्धांत, और दूसरा है व्यवहार, न्यायालयों के प्रचलित विधि और समकालीन न्याय व्यवस्था, और फिर इसमें चरित्र, परंपराएं, रिवाज और सामाजिक आचरण। फिर है राजस्व, राजा द्वारा जारी आदेश, राज शासन, राजा द्वारा जारी आदेश। और यदि अन्य शर्तों में मतभेद हो तो राजस्व सर्वोच्च माना जाता है। अगर उन सभी में तीनों में अगर कोई मतभेद हो तो ये राज शासन सर्वोच्च माना जाएगा। अब देखते हैं यहाँ की थोड़ी दंड व्यवस्था। मौर्यकालीन दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। सामान्य अपराध जैसे मानहानि, छल कपट, मारपीट, विवाद उत्पन्न और लूटपाट, डकैती और साहस दंड का अर्थ साहस, पूर्ण साहस 48 से ये 96 पण, और मध्य साहस का 200 से 500 पण, और उत्तम साहस का 500 से 1000 पण। जैसे कि कैसा दंड कैसा है, पूर्ण साहस, मध्य साहस और उत्तम साहस, इसमें ये आर्थिक दंड मिलता था साहस दंड में। और मृत्यु योग्य अपराध क्या था, जैसे कर चोरी, राजकीय धन का गबन, घोटाला, पशुधन चोरी। साथियों देखो, पशुधन चोरी में भी इनको समय मृत्यु दंड दे दिया जाता। पशु की कितनी वैल्यू थी उस टाइम। और गंभीर राजद्रोह है, मृत्युदंड प्राप्त अधिकारियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। अशोक के समय यह व्यवस्था अधिक मानवीय बनाई गई थी। अब दंड व्यवस्था में अशोक ने क्या सुधार किए थे वो देखते हैं। अशोक ने पूर्व दंड व्यवस्था में वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अशोक ने दंड समता का सिद्धांत लागू किया। पहले वर्ण के स्थान पर भेदभाव किया जाता था। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण अगर कोई कांड कर दे तो उसको पानी में डुबो के मार दिया जाता था, और शूद्र कोई कांड कर दे तो उसको फांसी पर चढ़ा के मार दिया जाता था। इस जो दंड देने की जो विधि थी ना, उसमें जो भेदभाव था ना, वो अशोक ने सब पे इक्वल लागू कर दिया। ठीक है, इसकी जानकारी चौथे स्तंभ और कलिंग शिलालेख से भी हमें मिलती है। दंड व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चौथे स्तंभ लेख और कलिंग के शिलालेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। अशोक ने न्यायिक अधिकारियों के निष्पक्ष न्याय देने का निर्देश दिया था। अब इसमें है सम्राट, जनपद, द्रोणमुखी, संग्रहण, ग्राम। ये तो अब आपको सामान्य क्रम में जो बताई रखा आपको। अब सैन्य प्रशासन, सामान्य परिचय देख लेते हैं। सैन्य प्रशासन में क्या था? मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की जानकारी मुख्यतः कौटिल्य अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में मौर्य सेना को चतुर्गिणी सेना कहा जाता था। ठीक है, चतुर्गिणी सेना के 4 प्रमुख अंग थे। पहला था पैदल सेना, दूसरा था अश्व और घोड़ा सेना, तीसरा था रथ सेना और चौथा था हाथी सेना। पैदल, घोड़ा, रथ, हाथी। और पहले बता दिया पैदल सैनिक। इसमें क्या था देखो, पदाति सेना में मौर्य सेना का सबसे बड़ा भाग था। इसका प्रमुख पत्याध्यक्ष कहलाता था। साथियों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये पत्याध्यक्ष क्या था। पैदल सेना का जो अध्यक्ष होता था इसको पत्याध्यक्ष कहते हैं। पैदल सेना के प्रकार क्या थे? मोल बल, पैतृक और अस्थायी सेना होती थी, और भृत बल वेतन पर रखे जाने वाले सैनिक होते थे। श्रेणी बल, श्रेणियाँ व्यापारिक व्यवसायों समूह द्वारा उपलब्ध कराई गई सेना। मित्र बल, मित्र राज्यों द्वारा जो से, ये खाली पैदल सेना के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि पैदल सेना में इतने भाग होते थे, इसमें कौन से सैनिक किस किस प्रकार के होते थे। और अमित्र बल, शत्रु राज्यों से प्राप्त या आत्मसमर्पण करने वाली सेना, मित्र बल। और ये आठविक बल, वन क्षेत्रों से भर्ती की गई सेना। जो जनजातियाँ होती थी, मतलब जनजातियों के लोग जो भर्ती किए जाते थे सेना में, उनको क्या बोलते थे? आठविक बल बोलते थे। अब बात करते हैं अश्वसेन की। अब अश्वसेन में क्या है? इसका प्रमुख अश्वाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है साथियों, ये हाँ, इसका प्रमुख अश्वाध्यक्ष कहलाता था। इसमें लगभग 30,000 घुड़सवार होते थे। ये है अश्वसेन में। अब है रथसेन, इसका प्रमुख रथाध्यक्ष कहलाता था। ये अश्वाध्यक्ष तो इससे नाम से ही पता चल रहा है। रथ से इसमें लगभग 8,000 रथ थे। और हथसेना से हस्ताध्यक्ष, इसमें लगभग 9,000 हाथी थे। और सेनापति और ये नायक, उपयुक्त चारों सेनाध्यक्ष सेनापति के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, सेनापति की 48,000 पण वार्षिक वेतन होता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व नायक करता था। और सैनिक छावनियों में क्या थी? सेना की छावनियाँ गुल्म कहलाती थी। सैनिकों को दिए जाने वाले नगद वेतन गुल्मदेय कहलाता था। जो नगद वेतन दिया जाता था वो क्या कहलाता? गुल्मदेय कहलाता। अब युद्ध सामग्री में क्या था? यंत्र। अब युद्ध सामग्री के कौन कौन से यंत्र थे? कौटिल्य ने 2 प्रकार के यंत्रों का उल्लेख किया। एक तो थे स्तरीय यंत्र। स्तरीय यंत्र कितने प्रकार के थे? 10 प्रकार के थे। अब स्तरीय यंत्र क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा। ये वे यंत्र थे जो
ये है ना, वे यंत्र थे जो एक ही स्थान पर स्थापित रखते थे, जैसे दुर्ग और किले की रक्षा के काम में आते थे। अब ऐसे यंत्र जो एक ही स्थान पर स्थापित करके रखे हो, जैसे सर्वेतोभद्र और जामदग्नि, बहुमुखी, विश्वासघाती और संगाठी, यानक और पुनर्जनक और ब्राह यंत्र और ऊर्ध्ववाह ब्राह और अर्धबाहु। अब इसके बाद में है चल यंत्र। चल यंत्र होते थे 17 प्रकार के, जो जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था और युद्ध के दौरान उपयोग में लिए जाते थे। पहला है इसमें पंचालित, और दूसरा है इसमें देवदंड और सुक्रिका और मुसलियष्टि अस्तिक्वारक, और फिर है तालवरंतु और मदगृत और ध्रगण, गधा, स्पष्टकंता, आस्तो 14 और उद्गाठिन और उत्पाटिन और शत्रघ्नी और त्रिशूल, चक्र और कुदाल, ये सारे थे। इसके बाद में है संग्रामिक सामग्री। ये संग्रामिक सामग्री कहते हैं युद्ध के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सामग्री, जैसे धनुष, बाण, तलवार, भाला, गदा, त्रिशूल और चक्कर, ये थी संग्रामिक सामग्री। अब है दुर्गीकर्मीय सामग्री। दुर्गीकर्मीय सामग्री में क्या है, देखो साथियों, दुर्गीकर्मीय सामग्री में है, देखो दुर्ग किले की रक्षा प्रचार हेतु उपयुक्त में जो दुर्ग की रक्षा के लिए जो चारों तरफ खाई बनाई जाती थी ना, वो थी दुर्गकर्मिक। और प्राचीर, दीवार और द्वार, फाटक, बुर्ज, मीनारें, पुल और गुप्त मार्ग, लकड़ी, पत्थर, ईंटें, लोहे की सामग्री। अब इसके बाद में है पूरा विघातिक सामग्री। इसमें क्या है, देखो सूत्र के किले और दुर्गों को ध्वस्त करने वाली सामग्री, सीढ़ियों पर दुर्ग पर चढ़ने वाले कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, लोहे से बने हथौड़े, और ये शांतगनी, अग्नि प्रज्वलित करने वाली सामग्री, रस्सियाँ और हक, दीवार तोड़ने वाले यंत्र। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में देखते हैं मौर्यकालीन के अनुसार मौर्य सेना का संचालन हेतु 30 सदस्यों का एक बोर्ड था, जिसमें 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्यों में बांटा गया था। ये समितियां निम्नलिखित कार्य जो अभी बताया था, जैसे नौसेना परिषद और रसद, और पैदल सेना, अश्वसेना, रथ सेना और हथ सेना। अब देखते हैं अपन गुप्तचर व्यवस्था। इसका थोड़ा सामान्य परिचय देखते हैं। देखो मुगलकालीन गुप्तचर व्यवस्था में एक विस्तृत वर्णन मुख्यतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिलता है। यह मुख्य व्यवस्था अत्यंत संगठित और व्यापक थी। स्त्री और पुरुष दोनों में गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। साम्राज्य के लगभग प्रत्येक अधिकारी पर गुप्त निगरानी रखने के लिए विदेशों में भी गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। यूनानी स्रोत के जो गुप्तचर थे उनकी यूनानी स्रोत में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। इसमें पहला है, देखो ओवरसियर्स के नाम से जाना जाता है गुप्तचर पद्धति को, और फिर एसिकोपोई के नाम से जाना जाता है, फिर एक इंस्पेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख मुख्यतः कहाँ पे मिलता है ये देखते हैं। ये देखो स्ट्रोबो और एरियत और मेगस्थनीज और ये डियोडोरस द्वारा इन नामों का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन भारतीय स्रोतों में गुप्तचर। भारतीय स्रोतों में निम्न नाम से जाना जाता है, जैसे गुड्डू पुरुष और गुप्तचर और महामात्य के नाम से। जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था थी, जो गुप्तचर थे उनको गुड पुरुष के नाम से गुप्तचर और महामात्य के नाम से जाना जाता है। अब है गुप्तचर व्यवस्था का वर्गीकरण। कौटिल्य के अनुसार देखो गुप्तचर को 2 भागों में, अब देखो गुप्तचर व्यवस्था का वर्गीकरण, कौटिल्य ने गुप्तचर को व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है संस्था गुप्तचर, एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले। इनका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार और षड्यंत्रों का पता लगाना था। अब ये किस प्रकार के होते थे ये देखते हैं। कापटिका विद्यार्थी के वेश में, उदासीय सन्यासी के वेश में, गृहपथिक गरीब किसान के वेश में, और फिर है वैदेक गरीब व्यापार के वेश में, तापस है जटाधारी के वेश में, और तापस है तपस्या और साधु के वेश में काम करने वाला। फिर थे संचार और भ्रमणशील गुप्तचर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर सूचना एकत्रित करने वाले थे। इस प्रकार में स्त्रियां जो नृत्य, संगीत, कला, अन्य विधाओं में दक्ष होती थी। और फिर है तक्षण, धन के लिए प्राण देने के लिए संकोच नहीं करे, ऐसे गुप्तचर भी होते थे। फिर होता था रसद, पारिवारिक, आलसी और परिजीवी प्रकृति के होते थे। और परिवारजिक होते थे स्त्री सन्यासी के वेश में कार्य करने वाले गुप्तचर। और फिर होता था दूत, राजनीतिक उत्तराधिकारी, ये थे। अब इसमें क्या था, निष्ठुरार्थ दूत, सर्वाधिक अधिकारयुक्त दूत होता था ये। और उसके बाद में है
परिमार्थिक दूत, सीमित अधिकारों वाला दूत। और फिर है शासनहर दूत, राजा के आदेश को एक दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला दूत। और फिर है सहजता या स्थायी, काप्टिक, ये उदासित और ग्रहपतिक और वेदक और तापस, संचार भ्रमणशील थे ये। और संचार भ्रमणशील में कौन थी? स्त्री थी, तृक्षण थी, रसद था और परिजीवी। सहजता एक स्थान पर रहकर वाले, और संचार यानी घूम घूम कर कार्य करने वाले। तो ठीक है, धन्यवाद साथियों। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है।